गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे क्लास 10th HBSC के एज पर न्यू ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट रेजिस्टेंस इन द फॉलोइंग कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। आपको एक यहाँ पे सर्किट दे रखा है जिसमें आपको कंबाइन या कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर बताना है कि टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा इसका। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे ऐसा अगर कोई भी सर्किट आता है तो क्या करना होता है कि सबसे पहले जो पैरेलल कम्बिनेशन है या पैरेलल में जो सर्किट्स में जो रजिस्टर जुड़े हुए हैं उनका टोटल रेजिस्टेंस निकाल लें। यानी कि सबसे पहले क्या करें, इसका ये पैरेलल में है तीनों, इन तीनों का टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। उसके बाद दोनों क्या हो जाएंगे, सीरीज में आ जाएंगे इसका टोटल रेजिस्टेंस, और ये उसके बाद सीरीज में आ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ एक सर्किट बनाता हूँ, यहाँ पे अगर टोटल रेजिस्टेंस आएगा जो भी आपका यहाँ पे जितने भी ओम आएगा प्लस में ये 3 ओम। अब ये देखिए, ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, अब इनका हम सीरीज कम्बिनेशन से आसानी से इनका टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो देखिए, इसको करते हैं। सबसे पहले 3 रजिस्टर ऑफ 6 ओम आर कनेक्टेड इन द पैरेलल 3 इक्विवेलेंट रजिस्टर इज। अब इनको क्या करना है, इनका पैरेलल जो है पैरेलल में है, 3 पैरेलल में थे। देखिए ये तीनों क्या है, पैरेलल में है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीनों पैरेलल्स का हम टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। जब पैरेलल में रेजिस्टेंस निकालना होता है तो क्या होता है कि 1/r, यानी कि 1/r लिखा जाता है। तो 1/r मीन्स फर्स्ट आर, सेकंड एंड थर्ड, तीनों का क्या हमने कर लिया, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। अब टोटल क्या आ जाएगा इनका, अगर इनका एलसीएम लिया जाए तो 6 एलसीएम, तो 1 प्लस 1 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3/6। इट मीन्स 1/2, 1/2 आ गया। अब क्या होगा, आर 1/r, 1/2 है। जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे यानी कि इसको रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर ऊपर जाएगा तो इधर से ये 2 भी ऊपर चला जाएगा। तो क्या आ जाएगा, आर कितना आ गया आपका 2 ओम। अगर उन तीनों की बात करें तो क्या आ गया, ये तीनों का टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, 2 ओम। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे, और सीरीज में क्या होता है, R1 प्लस R2। अब यहाँ से क्या आपका R1 प्लस R2 निकल जाएगा, R1 3 ओम और यहाँ 2 ओम हमने अभी फाइंड आउट किया। तो टोटल क्या हो जाएगा, 5 ओम इसका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लॉ स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का ऑफ लाइट। इसमें क्या होता है, अगर मैं यहाँ एक डायग्राम बनाऊं तो ये डायग्राम है। जो लाइट फॉल हो रही है किसी भी सरफेस के ऊपर फॉल हो रही है, इसको कहते हैं हम इंसिडेंट रे। और जो इससे फॉल होने के बाद जो बाउंस बैक हो रही है, बाउंस बैक मीन्स जो रिफ्लेक्ट हो रही है, इसको कहते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे। और इनके जो बीच में, इसको कहते हैं हम नॉर्मल। ये क्या होता है, नॉर्मल। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, रिफ्लेक्शन के दे आर द 2 लॉज। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, आपका इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों ही एक ही पॉइंट के ऊपर लाई कर रहे हैं, ठीक है। और सेकंड लॉ क्या कहता है कि एंगल आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो आपका एंगल रहेगा ये एंगल आई है, और ये जो एंगल रहेगा वो एंगल आपका आर है। तो क्या होगा, एंगल आर इज इक्वल टू में एंगल आई, यानी कि एंगल आई इज इक्वल टू में एंगल आर। ये आपका क्या है, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। आई थिंक यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। और थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, स्टेट द रूल ऑफ डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ ए। कुछ नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं, 5 मार्क्स में है ये, तो इसका पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड
प्रोड्यूस साउंड अराउंड ए स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। कोई भी एक स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट है, मतलब स्ट्रेट कंडक्टर है, उसके अंदर से जब हम करंट को अलो करेंगे या करंट पास करेंगे तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसको हमने यहाँ पे बताना है। तो इसमें देखिए यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट में क्या लगेगा, ये राइट हैंड थंब रूल जो है इसमें लगेगा। राइट हैंड थंब रूल में क्या होता है कि जब भी आप किसी भी, यहाँ आपको दिख रहा होगा, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट का मतलब सीधा, स्ट्रेट है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, इसके अंदर से करंट चल रहा है और करंट की डायरेक्शन यहाँ पे दिखा रखी है ये, ठीक है। इसके अंदर से जब करंट जा रहा है तो क्या किया जाए कि इसको हम अपने राइट हैंड थंब रूल का मतलब है राइट हैंड में हम इस तरह से इसको होल्ड करेंगे कि जो हमारा थंब है वो करंट की डायरेक्शन में हो, जैसे कि यहाँ इसमें दिख रहा होगा इस डायग्राम में। तो इसमें क्या है, रूल द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर कैन बी डिटरमाइंड बाय राइट हैंड थंब रूल अकॉर्डिंग टू इट। इसके अकॉर्डिंग क्या है, इमेजिन द करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इन यूर राइट हैंड। आप एक इमेजिन कीजिए, आप सोचिए कि आपके राइट हैंड में स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है और जिसमें क्या है कि सच दैट थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो जो आपका थंब है वो क्या है, करंट की डायरेक्शन में हो। उसके बाद देखिए एंड देन द डायरेक्शन ऑफ द कर्लिंग का मतलब है ये जो आपकी उंगलियां इसके सराउंड जो कर्ली है यानी कि घूमी हुई है वो क्या है, राइट हैंड गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये आपको क्या बताएंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो आपकी उंगलियां इस तरह से हैं तो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से जाएंगे। अगर इसको रिवर्स कर दिया जाएगा तो यानी कि अगर करंट की डायरेक्शन को नीचे की तरफ किया जाएगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इसी को हम मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल भी कहते हैं और मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल भी कहते हैं। कॉर्क स्क्रू रूल का मतलब अगर आप कोई भी स्क्रू को टाइट करते हैं या लूज करते हैं तो वो भी इसी तरह से काम करता है। ओके, अब सेकंड पॉइंट क्या है इसमें, सेकंड है द फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू इट। ये कह रहा है कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा जाए और उस पे जो फोर्स लगेगी उसको हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है और वो भी क्या हो कि सभी क्या है, परपेंडिकुलर हो। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पे काम करेगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे अगर आप यहाँ देखें इसमें तो क्या है कि ये क्या है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। यहाँ पे अगर आप देखें लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट हैंड पे अप्लाई होगा। लेफ्ट हैंड पे अगर आप सभी फिंगर्स को इस तरह से रखें कि सारी एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो तो देखिए द थ्री डायरेक्शन कैन बी इलुस्ट्रेटेड। इसमें तीन डायरेक्शन इसमें हो रही है। थ्रो ए सिंपल रूल कॉल्ड फ्लेमिंग हैंड लेफ्ट हैंड, इसी को हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस रूल स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड सच दैट दे आर परपेंडिकुलर। हमें इस तरह से खोलना है, यहाँ देखिए, ताकि सभी जो उंगलियां हैं आपकी, कौन कौन सी, थंब, फोर फिंगर और मिडल फिंगर, ये सभी एक दूसरे से परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री पे। If the first finger point in the direction of magnetic field and the second, अब जो आपकी फर्स्ट फिंगर है वो क्या दिखा रही है, मैग्नेटिक। ये देखिए ये आपकी फर्स्ट फिंगर है जिसको आप फोर फिंगर कहेंगे। ये फोर फिंगर आपकी क्या शो कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही है। उसके बाद है एंड द सेकंड फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये आपकी जो मिडल फिंगर है ये क्या शो कर रही है, करंट को शो कर रही है। देन द थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और ये थंब आपका क्या शो कर रहा है, फोर्स या फिर हम कहें मोशन को, ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, जो कि एक कंडक्टर पे अप्लाई हो रहा है।
क्योंकि कंडक्टर पे अप्लाई होगा ना, ये कंडक्टर के अंदर से ही करंट को फ्लो करवाया जाएगा, तभी ये रूल लगेगा। और ये रूल आपका इलेक्ट्रिक मोटर में रूल लगता है, इलेक्ट्रिक मोटर आपकी इसी रूल पे वर्क करती है। ओके, थर्ड पॉइंट देखिए इसका। थर्ड पॉइंट कह रहा है करंट इंड्यूस्ड। यहाँ पे अब करंट को इंड्यूस करना है, इंड्यूस का मीन्स पैदा करना है, उसको बनाना है इन ए कॉइल ड्यू टू द रोटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक रोटेशन से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी भी कॉइल का मतलब आर्मेचर को रोटेट करने के बाद करंट को इंड्यूस करना है। तो इस पे देखिए इसमें कौन सा रूल लगेगा, जब करंट को इंड्यूस करना होता है वहाँ पे हम फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाते हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमने मोटर में लगाया, तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल आपका जनरेटर में लगता है। जनरेटर में आपका क्या लगता है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगेगा जनरेटर में, ठीक है। जनरेटर में आपका फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगेगा। तो देखिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल स्ट्रेच द थंब। सेम वही करना है आपको, इसी तरह से खोलना है किसको, थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ द राइट हैंड, सॉरी यहाँ पे आएगा ऑफ द राइट हैंड, राइट हैंड के फिंगर को आपने खोलना है और इस तरह से, ताकि ये सारे क्या हो, परपेंडिकुलर हो। इफ द फोर फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ, आपकी फोर फिंगर क्या डायरेक्शन कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड, एंड द थंब शो द मूवमेंट ऑफ कंडक्टर, कि कंडक्टर मूव कर रहा है। क्योंकि देखिए मोटर में क्या होता है, लेफ्ट हैंड रूल की बात करें उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी उसको देते हैं, मोशन उसको दे रहे हैं, उसके बाद वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद वो मोशन क्रिएट कर रहा है। और यहाँ पे क्या है, हम पहले उसको मोशन देंगे, मोशन देने के बाद करंट को यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को इंड्यूस करेंगे। ये रिवर्स है, वहाँ पे हम पहले इलेक्ट्रिसिटी देकर फिर मोशन मिल रहा है, हमें फोर्स मिल रही है। यहाँ पे हमें पहले फोर्स यानी कि मोशन देना पड़ेगा, उसके बाद हमें करंट मिलेगा। तो ये कह रहा है कि आपका थंब क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर की डायरेक्शन को शो कर रहा है, मोशन की डायरेक्शन को। देन द मिडल फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। अब मिडल फिंगर आपकी बताएगी कि किस डायरेक्शन में करंट जो है वो इंड्यूस हो रहा है, पैदा हो रहा है। इसी लॉ को हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कहेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, मोटर में हम क्या कर रहे हैं, मोशन, हमें पहले इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं हम, उससे हमें मोशन मिल रहा है। और जनरेटर में पहले हम मोशन देते हैं और हमें फिर इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रा ए लेवल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल एंड वर्किंग, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग इन द इलेक्ट्रिक मोटर। अब इलेक्ट्रिक मोटर का लेवल डायग्राम बनाना है, उसके प्रिंसिपल और उसके वर्किंग को समझाना है, और यहाँ पे हमें स्प्लिट रिंग का फंक्शन भी बताना है। तो देखिए इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर ए डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ये क्या है, एक डिवाइस है जिसमें हमें क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को जो क्या करता है, कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें। अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी हम उसको देंगे, फिर हमें मोशन मिलेगा, मोशन से हम क्या कर रहे हैं, कोई भी फंक्शन करवाएंगे, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी हमें मिलेगी। उसके बाद देखिए प्रिंसिपल, अब किस प्रिंसिपल पे काम करता है ये, क्योंकि हमें प्रिंसिपल बताना है ना, किस प्रिंसिपल पे काम करता है। ये प्रिंसिपल है, ए मोटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन ए रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, एक रेक्टेंगुलर कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखेंगे, एंड करंट इज पास, और उसमें से हमें क्या करना है, करंट को पास करना है। ए फोर्स एक्ट ऑन द कोयल विच रोटेट कंटिन्यूसली, इसके ऊपर क्या लगी जाएगी, एक फोर्स लगेगी। जैसे हम उसको अभी बताया ना इलेक्ट्रिसिटी, जैसे ही हम किसी कोयल को, एक इलेक्ट्रिक कोयल को मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखेंगे और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगी अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो ये फोर्स लगने के कारण वो क्या है, कंटिन्यू रोटेट करेगी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी हमने दी तो हमें मोशन मिला। तो इसी प्रिंसिपल पे ये काम करता है। इसकी कंस्ट्रक्शन में देखिए क्या क्या होता है। इसकी कंस्ट्रक्शन में एक तो कोयल होगी, ये जो आप देख रहे हैं ये कोयल है, जिसको आर्मेचर कहेंगे, ABCD। टू सेटअप ए मैग्नेटिक फील्ड, इनको क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा, नॉर्थ साउथ मैग्नेट है, इनके बीच में रख दिया इसको। व्हेन करंट फ्लो थ्रू इट, जब इसके अंदर से करंट को पास किया जाएगा। उसके बाद
कॉम्यूटेटर और स्प्लिट रिंग क्या काम करेंगे? कॉम्यूटेटर और स्प्लिट रिंग है टू अल्टर द डायरेक्शन ऑफ करंट इन कोयल आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन। एक बार रोटेट होने के बाद ये कोयल हाफ रोटेशन के बाद, हर हाफ रोटेशन के बाद ये क्या करेगी? इसके करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देगी, अल्टर कर देगी। उसके बाद ब्रश का क्या फंक्शन है? ये देखिए, ये ब्रश है B1 B2, ये ब्रश है। ये टू सप्लाई ए कॉन्टिन्यूस करंट टू द रोटेटिंग कॉयल, ये क्या करेंगे? कॉन्टिन्यू करंट को इसके अंदर फ्लो करवाएंगे। अच्छा, ये क्यों लगाई जाती है? देखिए, अगर इस पे ब्रश ना लगाई जाए, डायरेक्ट कनेक्शन कर दिया जाए, जब ये रोटेट होगी तो क्या होगा? ये वायर भी इसके सराउंडिंग रोटेट हो जाएगी, जिसकी वजह से ब्रेक हो जाएगा सर्किट। तो इसको सर्किट ब्रेक ना हो, इसलिए यहाँ पे कनेक्टर का काम कर रहा है ब्रश। मैग्नेट क्या है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करवाएगा। उसके बाद बैटरी क्या है? क्योंकि ये मोटर है, तो मोटर में हमें क्या है? पहले इलेक्ट्रिसिटी करंट देना होता है, तो ये बैटरी एक करंट सोर्स का काम करेगी। एक्सल का मीन्स जिसके ऊपर ये रोटेट करेंगे, वो पॉइंट आपने देखा होगा, मोटर के बीच में एक एक्सल होता है, एक रोड होती है, उसी को हम एक्सल कहते हैं। द स्प्लिट रिंग आर प्लेस्ड ऑन द एक्सल, स्प्लिट रिंग जो है वो एक्सल के ऊपर ही प्लेस होंगे। ये जो स्प्लिट रिंग है इस एक्सल के ऊपर ही प्लेस होंगे, विच कैन रोटेट फ्रीली, जिसके कारण ये रोटेट फ्रीली हो सकती है। अब ये वर्किंग कैसे करेगा? देखिए, व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड इनटू द रेक्टेंगुलर कॉइल, दिस करंट प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कॉइल। जैसे इसके अंदर से बैटरी को हमने ऑन किया, इलेक्ट्रिक करंट हमने सप्लाई दी, तो क्या होगा? यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इस कोयल के अंदर से करंट पास होगा। द डायरेक्शन ऑफ द करंट, अब इसमें आपको डायरेक्शन दिख रही होगी। द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की तरफ डायरेक्शन है, ए टू बी। द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम सी टू डी, अब सी टू डी यानी कि ए से बी ऐसे रोटेट होता हुआ सी टू डी आ रहा है, सी टू डी। द फोर्स ऑन साइड ए बी ऑफ द कोयल इज in the downward direction, whereas the force on the side CD of the coil is in the upward direction and direction of magnetic lines in north to south। अगर हम यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं तो क्या होगा? इसमें क्या होगा? देखिए, ये करंट की डायरेक्शन है, डायरेक्शन क्या है करंट की? ए टू बी है। तो ये अगर हम यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो क्या होगा? करंट जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्या होगा? इसमें फोर्स डाउनवर्ड लगेगी और मैग्नेटिक फील्ड क्या है? नॉर्थ से साउथ की तरफ रहेगी ऐसे। और जब हाफ रोटेशन होने के बाद आगे देखिए, जब ये डाउनवर्ड जाएगा तो सीधी सी बात है ये ऊपर की तरफ आएगा, अपवर्ड आएगा। तो आगे देखिए, थर्ड पॉइंट क्या है? द कोयल सी डी कम्स ऑन द लेफ्ट साइड एंड ए बी कम्स ऑन द राइट साइड, करंट डायरेक्शन इज रिवर्स। अब क्या होगा? ए बी हाफ रोटेशन के बाद इधर क्या आ जाएगा? सी डी आ जाएगा ए बी की जगह, और सी डी की जगह क्या आ जाएगा? आपका ए बी आ जाएगा। अब डायरेक्शन क्या होगी? रिवर्स होगी। देखिए, पहले ए टू बी जा रहा था, अब क्या है? बी टू सी आ रहा है। अब पहले सी टू डी आ रहा था, अब डी टू सी जा रहा है, रिवर्स होगी। किसके का? अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे सी ए है, यहाँ सी टू है, कॉम्यूटेटर 1 एंड कॉम्यूटेटर 2, यानी स्प्लिट रिंग 1 स्प्लिट रिंग 2। अब ये जैसे ही हाफ रोटेशन हुआ, अब C1 की जगह C2 आ गया और C2 की जगह C1 आ गया, लेकिन ब्रश वही है। इस वजह से क्या होगा? करंट अब रिवर्स हो गया है। रिवर्स होने के बाद द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज फ्रॉम D टू C एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम B टू A। द फोर्स ऑन साइड CD of the coil is in the downward direction, whereas the force on the side AB and the coil is in the upward direction। वही है कि अब क्या होगा? वही फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे कि करंट अपवर्ड के डी टू सी जा रहा है, तो क्या होगा? अपवर्ड जा रहा है, तो फोर्स क्या लगेगी इस कोयल में? डाउनवर्ड, और इधर अपवर्ड। अब कोयल क्या होगी? सी डी किधर जाएगा? पहले अपवर्ड जा रहा था, अब सी डी डाउनवर्ड, एंड ए बी पहले डाउनवर्ड जा रहा था, अब अपवर्ड। आफ्टर हाफ रोटेशन, हाफ रोटेशन के बाद वही होगा। अब यहाँ सी डी की जगह क्या आ जाएगा? ए बी, और ए बी की जगह क्या आ जाएगा? सी डी।
और हाफ रोटेशन, हर हाफ रोटेशन के बाद ऐसा जो है वो रिपीटेशन कंटिन्यूसली चलता रहेगा। ये थी वर्किंग ऑफ मोटर। अब इसका जो यूजेज कहाँ कहाँ है, इसके इलेक्ट्रिक फैन है, पंप है, टॉयज है, इलेक्ट्रिक कार है, इन सभी में इनका यूज होता है। और स्प्लिट रिंग का फंक्शन अभी बताया, अल्टर द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन को अल्टर करने का, उसको रिवर्स करने का काम कौन करता है, स्प्लिट रिंग करता है। एवरी हाफ रोटेशन, हर एक हाफ रोटेशन के बाद ऐसा फंक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन ऑफ एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। कोई भी एक सॉल्यूशन लिया है किसके लिए, वाइट वॉशिंग के लिए। हमें नहीं पता कौन सा है, एक्स सब्सटेंस है कोई। नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। उस सब्सटेंस का नाम बताइए और उसका फॉर्मूला लिखिए। राइट द इक्वेशन ऑफ द सब्सटेंस एक्स। अब जो भी सब्सटेंस एक्स है उसका जो भी है उसको हमें वाटर के साथ रिएक्ट करके एक इक्वेशन बनानी है। तो देखिए, वाइट वॉशिंग का जो है ये सब्सटेंस हम कौन सा यूज़ करेंगे, क्विक लाइम। क्विक लाइम को हम इसमें यूज़ करेंगे और क्विक लाइम का जो है फॉर्मूला जो होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड CaO है। यानी कि इसका केमिकल नेम क्या है, क्विक लाइम का कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO। आपको याद रखना है वाइट वॉशिंग के लिए क्विक लाइम का ही यूज़ किया जाता है और क्विक लाइम का फॉर्मूला है कैल्शियम ऑक्साइड। अब इस क्विक लाइम को जैसे ही हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे, ये वाटर के साथ रिएक्ट करते ही क्या है, एक तरह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब हीट प्रोड्यूस करेगा और ये क्या बना देगा, स्लैक्ड लाइम बना देगा। ये क्या बना देगा, स्लैक्ड लाइम। और स्लैक्ड लाइम का फॉर्मूला आता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये क्या बना देता है, स्लैक्ड लाइम। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में H2O यानी कि वाटर, और प्रोडक्ट आपका बनेगा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड जो कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट देखिए, गिव टू इम्पोर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा के आपको यूजेस बताने हैं। टू यूजेस बताने, फिर भी मैंने यहाँ थ्री यूजेस लिखे हैं। वॉशिंग सोडा का फर्स्ट यूज है क्लीनिंग एजेंट के लिए यूज किया जाता है। पहले तो वॉशिंग सोडा का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और इसका आपको केमिकल नेम पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 डॉट H2 10H2O 10H2O। इसका अगर केमिकल नेम की बात करें तो ये है आपका सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट इसका यूज किया जाता है क्लीनिंग एजेंट, यानी कि किसी भी साफ सफाई के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे कपड़े धोने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए इसका यूज किया जाता है, इसलिए इसको हम क्लीनिंग एजेंट कहेंगे। उसके बाद फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। कोई भी परमानेंट हार्डनेस है वाटर की, यानी जिसमें लेदर नहीं बन रहा है, मीन्स कि उसमें झाग नहीं बन रहे हैं किसी पानी में, तो हम उसमें क्या है वॉशिंग सोडा का यूज़ किया जाता है उसमें। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज किया जाता है। तो ये इसके यूजेस थे। बेकिंग सोडा की बात करें तो बेकिंग सोडा का वही फॉर्मूला हम देखें तो इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। और इसका केमिकल नेम की बात करें तो इसका केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका केमिकल नेम है। इसके साथ ही इसका एक केमिकल नेम और भी है जिसको हम कहें सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट, और अगर बेकिंग सोडा की बात करें तो सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका यूज किया जाता है एंटी एसिड में। अब देखिए एंटी एसिड क्या होता है। एंटी एसिड वो सब्सटेंस है जो किसी भी एसिड के इफेक्ट को कम करने के लिए यूज किया जाता है। एक तरह से हम कह सकते हैं वहाँ पे बेस का यूज किया जाता है ताकि एसिड का इफेक्ट कम हो सके, उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। इससे हमें क्या पता चला कि अगर इसको एंटी एसिड का यूज कर रहे हैं एज ए एंटी एसिड, तो इट मीन्स सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, एक
बेस है। उसके बाद है यूज्ड इन मेकिंग केक, ब्रेड्स और केक बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। बेकरी में हम कह सकते हैं एक तरह से इसका यूज़ होता है। उसके बाद फायर एक्सटिंग्विशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑफ द एलिमेंट इंक्रीज डाउन द ग्रुप एंड डिक्रीज अक्रॉस द पीरियड। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल को देखें, ये इसमें ग्रुप और आप पीरियड्स को समझे। पहले ये पीरियड्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मीन्स 7 पीरियड्स हैं। अगर ग्रुप की बात करें तो ये आपके ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे जो हैं ये ग्रुप्स हैं। ये 18 ग्रुप्स हैं। ये ग्रुप्स कितने हैं? 18 और पीरियड्स हैं 7। अगर हम बात करें इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ये वाले सारे पॉजिटिव होंगे और ये इधर नेगेटिव हो जाते हैं। अब देखिए कैसे पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब है कि पॉजिटिव कौन से होंगे? कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एक्स एलिमेंट है, वो क्या करता है, या तो गेन करेगा या लूज करेगा। अब कोई भी एलिमेंट है उसके पास जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव। अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो क्या होगा? उसके पास प्रोटॉन ज़्यादा होंगे तो उस पर पॉजिटिव साइन आ जाएगा। अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा मीन्स ले लेगा, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव आयंस होंगे वो। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एलिमेंट जो है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव, हम इस तरह से पता लगाएंगे कि उसके पास पॉजिटिव आयंस है या पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव साइन है। तो देखिए इसने क्या कहा है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर ऑफ द एलिमेंट इंक्रीज डाउन। अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, एक ग्रुप में हम नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, इसकी पॉजिटिव इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। और अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, मींस पीरियड्स में अगर हम देखें लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो इसमें पॉजिटिविटी जो है वो डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि ये प्लस 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 होते हुए इधर क्या है, ये क्या है, ये मेटल्स हैं। धीरे धीरे हम नॉन मेटल की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, इसके नेगेटिव साइन आना शुरू होगा। ये क्या हो जाएंगे, ये लूज करने वाले एलिमेंट्स है और ये क्या है, गेन करने वाले एलिमेंट्स हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी डिक्रीज होती जाएगी। नेक्स्ट लाइन क्या कहता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट डिक्रीज डाउन द ग्रुप एंड इंक्रीज द अराउंड द पीरियड। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो नीचे की तरफ जो हम अगर देखें तो ये डिक्रीज होती जाएगी, और अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। थर्ड पॉइंट कह रहे हैं एटॉमिक साइज इंक्रीज डाउन द ग्रुप एंड डिक्रीज अक्रॉस द पीरियड। अगर एटॉमिक साइज की बात करें, अब एटॉमिक साइज क्या है, एटॉमिक साइज की मतलब किसी भी एटम का जो साइज क्या है, उसका रेडियस कितनी है, उसको एटॉमिक साइज कहेंगे। अगर हम डाउनवर्ड की तरफ जाएं किसी भी ग्रुप में तो क्या होगा, फर्स्ट वाले में 1 सेल होगी, सेकंड में 2 सेल होंगी, 3 सेल होंगी, 4 सेल होंगी। इस तरह से सेल्स जो हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ बनाऊँ, फर्स्ट वाले की 1 सेल, सेकंड की 2 सेल, थर्ड की 3 सेल हो जाएंगी, 4 सेल हो जाएंगी। तो क्या हो रहा है, ये साइज इंक्रीज होता जा रहा है, यानी कि डाउनवर्ड जब भी हम जाएंगे तो एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज होगा। अब है लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ जाने की वजह से क्या होता है कि इसमें क्या होगा, प्रोटॉन जो है वो ज़्यादा होते हैं। इसमें क्या कितने हैं, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ऐसे प्रोटॉन्स की अमाउंट जो है या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होंगे। और नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, इसके अंदर यहाँ पे देखिए इसमें कितने होंगे। अगर हम इसकी बात करें, इसकी बात करते हैं यहाँ, तो लिथियम में क्या है, 2 और 1 होगा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। इसका क्या होगा, 2 and 2 होगा, इसका 2 and 3 होगा, इसका 2 and 4 होगा, 2 and 5 होगा। देखिए ये बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो एटॉमिक नंबर क्या है, इंक्रीज होता जा रहा है, और एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने की वजह से प्रोटॉन की अमाउंट, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होंगे। अब जब नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होंगे, यानी कि न्यूक्लियस में क्या है, न्यूक्लियर जो है उसमें क्या है,
नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हैं तो क्या होगा, ये सेल्स को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी कि अपनी तरफ फोर्स लगाएगा, यानी खींचेगा। ये खींचने की वजह से ये क्या हो जाएगा, कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब ये कंप्रेस होंगे तो इनका साइज क्या हो जाएगा, एटम साइज जो है वो छोटा होता जाएगा। उसके बाद मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज डाउन एंड द ग्रुप एंड डिक्रीज अक्रॉस द पीरियड। अगर मेटेलिक करेक्टर की बात करें तो नीचे की तरफ जैसे जैसे हम जाएंगे डाउनवर्ड तो इंक्रीज होगा, और लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो डिक्रीज होगा, क्योंकि धीरे धीरे वो नॉन मेटल में कन्वर्ट होते जाएंगे। उसके बाद है ऑन द बेसिक ऑफ द अबो ट्रेड्स इन द पीरियोडिक टेबल आंसर द फॉलोइंग। अभी हमें आंसर देना है, और इन्होंने कहा है कि एलिमेंट कौन से हैं जिनका एटॉमिक नंबर 3 to 9 वाले हैं। अगर हम यहीं देखें 3 to 9 यानी कि 3 4 और ये 3 4 और ये 9 तक, 3 to 9 इन्हीं एलिमेंट्स में से हमें आंसर देना है। तो सबसे पहले हम नेम द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स अमंग दैम। अभी हमने देखा सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट किधर से स्टार्ट होते हैं, यहाँ से, और नीचे की तरफ जाएंगे तो इंक्रीज होते जाएंगे, इधर जाएंगे डिक्रीज होते जाएंगे। तो ये क्या है, सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सा होगा, जो फर्स्ट ग्रुप का होगा, और फर्स्ट ग्रुप में कौन है, लिथियम है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, लिथियम। अच्छा, उसके बाद द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब जैसे आप हमें पता है सब इधर जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते जाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कम होते जाएंगे, नेगेटिव ज़्यादा। और इधर जो है ऐसे अगर हम जाएं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा किधर होंगे, इधर होंगे, इस तरफ होंगे। तो इसमें सबसे लास्ट कौन सा है, 9 वाला है। तो 9 वाला ही क्या होगा, इलेक्ट्रो नेगेटिव होगा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, क्योंकि इधर वाले तो पॉजिटिव होते हैं, धीरे धीरे इधर जाएंगे नेगेटिव होते जाएंगे, और जो सबसे लास्ट में होगा वो सबसे ज़्यादा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो आपका इसका क्या आ जाएगा, फ्लोरीन आ जाएगा। उसके बाद नेम द एलिमेंट विद स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज। अभी हमने पढ़ा कि अगर डाउनवर्ड जाते हैं एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, और लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, वो डिक्रीज होता है। तो सबसे लास्ट में कौन है, फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन का ही क्या एटॉमिक साइज सबसे छोटा होगा। उसके बाद नेम द एलिमेंट विच इज मेटलॉइड। अब मेटलॉइड क्या होता है, देखिए मेटलॉइड आर दोज मेटल विच हैव बोथ प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। जिसके पास मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है वो क्या होता है, मेटलॉइड होता है। और इसमें क्या है, ये 5 नंबर पे जो है वो क्या है, बोरोन जो है एक मेटलॉइड है। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये क्या है, मेटलॉइड है। ये वाली लाइन जो है ये मेटलॉइड की है। तो सबसे हमने तो क्या है 9 तक का देखना है, तो 9 तक वाले में क्या है, 5 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट आ रहा है, इसका मतलब बोरोन इज द। नेक्स्ट देखिए, नेम द एलिमेंट विच शो मैक्सिमम वैलेंसी। मैक्सिमम वैलेंसी, वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी मीन्स टेंडेंसी ऑफ गेन एंड लॉस। कोई भी एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा या कितने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, वो क्या होती है, वैलेंसी होती है। अब जैसे कि अगर मैं बात करूँ लिथियम, लिथियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2 और 1 है, ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। इसकी बात करें तो 2 एंड 2 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा। इसकी बात करें 2 एंड 3, ये 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। इसकी बात करें तो 2 एंड 4, इसके 2 एंड 5, ये 2 एंड 6, और ये आपका 2 एंड 7। तो इसकी वैलेंसी 7 है, यानी 8 करने के लिए गेन करेगा 1। इसकी वैलेंसी ये 5 लास्ट में 6 है तो गेन करेगा 2। इसकी वैलेंसी कितनी है, लास्ट में ये गेन करेगा कितने, 3। अब अगर मैं इनकी वैलेंसी लिखूं, इसकी हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7। तो सॉरी, इसके लास्ट में क्या होता है, 5 होता है, तो ये 3 वैलेंसी है, क्योंकि 3 गेन करेगा, ये 2 गेन करेगा, ये 1 गेन करेगा। तो सबसे ज़्यादा वैलेंसी किसकी है, कार्बन की। तो इसका आंसर आपका कार्बन आ जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। देखिए फर्स्ट का लिथियम, सेकंड लिथियम, वो सॉरी फ्लोरीन,
फ्लोरीन, ये फ्लोरीन बोरॉन मेटलॉइड है और मैक्सिमम जो है वो कार्बन की ही वैलेंसी है। नेक्स्ट है द पोजीशन ऑफ 3 एलिमेंट्स ए बी सी इन द पीरियोडिक टेबल आर शो बिलो। एक ये आपको एलिमेंट दे रखे हैं ए बी एंड सी एक पीरियोडिक टेबल में, और ग्रुप 16 एंड ग्रुप 17 है। ग्रुप 17 को हैलोजन ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो अब ये कह रहा है वेदर सी इज मेटल और नॉन मेटल। आपको ये याद रखना है पीरियोडिक टेबल का थोड़ा सा, कि ये जो है ये हम कहें जिसकी वैलेंसी, या हम कहें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 एंड 3 होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी नहीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 एंड 3 होता है, लास्ट सेल में 1 2 3 होता है, वो मेटल्स होते हैं। यानी कि यहाँ तक के जो हैं ये सभी क्या है, मेटल्स है। इधर वाले जितने भी हैं ये सभी क्या है, नॉन मेटल। इट मीन 16 ग्रुप और 17 ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो 16 ग्रुप वाले क्या है, सभी नॉन मेटल है, 17 वाले भी सभी नॉन मेटल है। तो अब ये क्या कह रहा है कि वेदर सी इज मेटल और नॉन मेटल, तो सी क्या होगा, 17 ग्रुप का है तो क्या होगा, नॉन मेटल होगा। नेक्स्ट है वेदर सी इज मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव देन ए। ये इसमें सॉल्यूशन भी है। एलिमेंट ऑफ ग्रुप 17 हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द रिस्पेक्टिव वैलेंस सेल एंड दस हैव ए स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू गेन 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर रिस्पेक्टिव ऑक्टेन। ऑक्टेन यानी कि लास्ट में 8 कंप्लीट करने के लिए इसको 1 गेन करना होता है, इसलिए क्या है, नॉन मेटल है, क्योंकि ये गेन करेगा, लूज नहीं करता। लूज करने वाले कौन होते हैं, मेटल्स होते हैं। अगला कह रहा है वेदर सी इज मोर रिएक्टिव देन ए। अब सी कहाँ पे है, सी यहाँ नीचे और ए यहाँ ऊपर है। अब ये देखिए एज वी मूव डाउन ए ग्रुप, अब ग्रुप में जब हम डाउन की तरफ जाते हैं एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ता है, हमने पढ़ा था। देयर फॉर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस फ्रॉम द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन डिक्रीज, जिसकी वजह से क्या होगा, जैसे जैसे साइज बड़ा होगा, जैसे जैसे साइज बड़ा होगा क्या होगा, इन न्यूक्लियस से ये दूर जाते जाएंगे, और जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती जाएगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से क्या है, हैंस द रिस्पेक्टिव डिक्रीज रिएक्टिविटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप, तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, इनकी डिक्रीज हो जाएगी। सिंस सी इज लार्जर एटॉमिक साइज देन ए देयरफॉर सी इज लेस रिएक्टिव। अब हमने कहा नीचे की तरफ क्या है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होने की वजह से ये रिएक्टिविटी भी डिक्रीज होगी। तो ये जो है इसके नीचे है, यानी कि एटॉमिक साइज ऑफ सी इज लार्जर देन ए, सो सी इज लेस रिएक्टिव देन ए। नेक्स्ट है वाइल सी बी लार्जर और स्मॉलर इन साइज देन ए। अब सी जो है वो लार्जर होगा या स्मॉलर होगा साइज में, यानी कि एटॉमिक साइज जो है इसका लार्जर होगा स्मॉलर। अभी पढ़ा लार्जर एटॉमिक साइज होने की वजह से ही तो लेस रिएक्टिव है, इसका मतलब सी इज लार्जर देन ए। उसके बाद विच टाइप ऑफ आयन कैटायंस एंड आयंस विल बी फाउंड बाय एलिमेंट सी। एलिमेंट सी कैसे आयन्स करेगा, अभी जैसे कि मैंने बताया सी जो भी होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन काउंट होते हैं, अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो वो नेगेटिव होगा, जिसके पास प्रोटॉन ज़्यादा है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है, अगर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो नेगेटिव, प्रोटॉन ज़्यादा है तो पॉजिटिव। अब देखिए सी के बाद सी विल फॉर्म ए यूनी नेगेटिव आयन्स बिकॉज इट रिक्वायर्ड 1 इलेक्ट्रॉन। अब 17 वाले हैं, 17 वाले में हेलोजन आता है, हेलोजन यानी 17, जिसके यानी कि लास्ट में क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 7 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। तो इसको ऑक्टेन बनाने के लिए यानी कि 7 बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, गेन करेगा। और जब ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या होगा, इसके ऊपर चार्ज कौन सा है, 1 नेगेटिव आएगा, यानी कि यूनी नेगेटिव आएगा। इट मीन्स ये क्या है, यूनी नेगेटिव आयंस बनाएगा, और इसको हम क्या कहते हैं, कैटायन। ठीक है, नेक्स्ट है ड्रा द लेवल डायग्राम ऑफ फ्लोवर। फ्लोवर का लेवल डायग्राम बनाना है। राइट द नेम ऑफ द गैमेट्स प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इन द फ्लोवर। 2 मार्क्स में है।
पहले तो लेबल डायग्राम इसका बनाना है, उसके बाद इसके नेमिंग करनी है, और उसके बाद क्या है, हमें उन ऑर्गन का नाम बताना है जो गैमेट बनाते हैं, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। सबसे पहले आप ये डायग्राम बनाएंगे। इसमें देखिए ये पार्ट जो है स्टेमन, स्टेमन के अंदर क्या क्या आता है, एंथर एंड फिलामेंट, ये आपका मेल पार्ट है। और ये जो है पिस्टिल, ये आपका फीमेल पार्ट है। ठीक है, ये फीमेल पार्ट है। इसके अंदर ये 3 पार्ट आते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। इसके बाद जो भी पार्ट बच के हैं वो मेल फीमेल ऑर्गन के लिए पार्ट नहीं है, मेल फीमेल पार्ट यही है। तो ये सभी आप डायग्राम बना लेंगे। अब यहाँ पे मेल फीमेल में देखिए क्या है, ऑर्गन प्रोड्यूसिंग फीमेल गैमेट। अब फीमेल गैमेट कहाँ प्रोड्यूस होता है, कहाँ होगा, ये कार्पेल, इसी को कार्पेल कहेंगे, कार्पेल। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, कार्पेल। कार्पेल का मतलब है ये, इसका दूसरा नाम जो है वो क्या है, कार्पेल। पिस्टल को कार्पेल भी कह सकते हैं, आप पिस्टिल भी लिख सकते हो, ये गलत नहीं होगा। अच्छा, और मेल गैमेट कहाँ बन रहा है, स्टिग्मा में बन रहा है, सॉरी स्टेमन में बन रहा है, तो इसका क्या आ जाएगा, स्टेमन आ जाएगा। और फीमेल का पिस्टिल या फिर कार्पेल। नेक्स्ट है व्हाट इज प्लेसेंटा, मेंशन इट रोल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्लेसेंटा क्या होता है, देखिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब बेबी फीमेल यूट्रस के अंदर होता है तो क्या होगा, उसको न्यूट्रेंट की ज़रूरत होती है। फ्यूटस है या जो भी एम्ब्रॉय है, जायगोट है, उसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिशन की नीड है। तो अब वो न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा, उसको देखिए, वो प्लेसेंटा की हेल्प से मिलता है। एक स्पेशल ट्यूब होती है जो मदर से फ्यूटस तक कनेक्टेड होती है, जो उसको न्यूट्रिशन का काम करता है। द स्पेशल टाइप ऑफ डिस्क, यानी कि एक कोयल है, एक ट्यूब है, लाइक टिश्यू एम्बेडेड इन द यूट्रीन वॉल। यूट्रीन वॉल का मतलब है जो गर्भाशय है, यानी कि जो यूट्रस है उसकी वॉल से जुड़ा होगा, टू प्रोवाइड द न्यूट्रिशन, किसको न्यूट्रिशन, फ्यूटस को या फिर एम्ब्रॉय को। वो क्या कर रहा है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, किसके थ्रू, फ्रॉम द मदर्स ब्लड, यानी कि माँ के जो रक्त है उस ब्लड के थ्रू क्या है, उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है। और ये कौन दे रहा है, प्लेसेंटा। अब इसका रोल क्या है, फर्स्ट रोल, प्लेसेंटा पासिस द न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स फ्रॉम द मैटरनल ब्लड टू द फ्यूटस। जो भी न्यूट्रिट एलिमेंट्स हैं वो किसको, मदर के ब्लड से होते हुए उसके थ्रू क्या है, फ्यूटस तक दिए जाते हैं एज ए न्यूट्रिशन के लिए। उसके बाद प्लेसेंटा हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, सांस लेने के लिए जो फ्यूटस है वो सांस लेगा, वो किसकी हेल्प से, प्लेसेंटा की। ऑक्सीजन पासिस फ्रॉम द मैटरनल ब्लड टू द फ्यूटस ब्लड, यानी मैटरनल ब्लड में से जो ऑक्सीजन है वो फ्यूटस ब्लड तक पहुंचाई जाती है ताकि वो सांस ले सके, रेस्पिरेशन कर सके। और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाएगा, रिलीव कर दिया जाएगा, उसको क्या कर दिया जाए, रिजर्व डायरेक्शन। रिजर्व डायरेक्शन का मतलब है रिवर्स डायरेक्शन आएगी, या रिवर्स डायरेक्शन का मतलब है उसको अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि उसको बॉडी से रिलीज कर दिया जाएगा। प्लेसेंटा हेल्प टू एक्सक्रिएट द वेस्ट प्रोडक्ट, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा उसको एक्सक्रिएट करवाने का काम भी प्लेसेंटा करेगा, यानी अनवांटेड सब्सटेंस को। और स्टोर ऑफ ग्लाइकोजन एंड फैट, फैट और ग्लाइकोजन को भी स्टोर करेगा ताकि उसको न्यूट्रिएंट प्रॉपर मिलता रहे, उसको एनर्जी मिलती रहे। ये था प्लेसेंटा के मेन रोल था, जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है। डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग, व्हाई इट इज नेसेसरी। देखिए डबल सर्कुलेशन क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी है। तो डबल सर्कुलेशन देखिए, इन डबल सर्कुलेशन ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव बाय द लेफ्ट एंड राइट आर्टरिया रिस्पेक्टिवली। लेफ्ट एंड राइट आर्टरिया, ये जो हैं ये आर्ट्रियम है, जिसको आर्टरिया भी कहें। लेफ्ट एंड राइट आर्टरिया जो है ये लेफ्ट एंड ये राइट आर्टरिया। लेफ्ट आर्टरिया में क्या बताया इन्होंने, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। मैं यहाँ कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ इनको। रेड कलर जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को शो कर रहा है, और जो ब्लू कलर है वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ठीक है, तो इसमें डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। पासिज ऑन द वेंट्रिकल, ये क्या है, वेंट्रिकल में आ रहे हैं, आपको दिख रहा होगा दोनों में ही क्या है, वेंट्रिकल में आ रहे हैं, वेंट्रिकल वेंट्रिकल।
सेम सेम साइड में रहेंगे, लेफ्ट वाला लेफ्ट वेंट्रिकल में एंड राइट वाला राइट वेंट्रिकल में। अब इसकी क्यों ज़रूरी है, पहले तो इस डायग्राम को थोड़ा सा देखें। इसमें क्या है, लंग्स से जो ब्लड आएगा, अब सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, वो पल्मोनरी वेन जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी कहाँ से, लंग्स से कहाँ तक, लेफ्ट आर्ट्रियम तक। अब लेफ्ट आर्ट्रियम से क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होता है, मेन आर्टरिया ओर्टा के द्वारा, ओर्टा के थ्रू क्या है पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर दिया जाएगा। कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ से क्या है कि बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लिया जाएगा, रिसीव करेगा, कौन रिसीव करेगा, मेन वेन यानी कि वेना कावा, और ये कहाँ जाएगा, लेफ्ट राइट आर्ट्रियम में, राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ आ जाएगा, लंग्स के अंदर आ जाएगा। लंग्स के में क्या किया जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव कर कर उसको बॉडी से रिलीज कर दिया जाएगा। ये डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है, देखिए इसमें डबल सर्कुलेशन हुआ है ना, ये डबल सर्कुलेशन, इधर का सर्कुलेशन अलग है, इधर का अलग है, तो ये डबल सर्कुलेशन। अब डबल सर्कुलेशन क्यों ज़रूरी है, डबल सर्कुलेशन अकर इन द बर्ड्स, मैमल्स, ये सभी में होता है। ह्यूमन हार्ट आल्सो, इट इज़ नेसेसरी इन ह्यूमन बीइंग बिकॉज द ह्यूमन हार्ट इज डिवाइडेड टू टू हाफ्स, दो हाफ पार्ट्स में डिवाइड है। अभी मैंने दिखाया था डबल सर्कुलेशन, वन हाफ का जो पंप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स एंड अदर हाफ पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। आधा जो है वो क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हैंडल करेगा, मीन्स उसको लंग्स तक लेके जाएगा, और दूसरा जो आधा पार्ट बचा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स में, जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करेगा, यानी कि उसको पूरी बॉडी में पंप करेगा। हेयर द वेंट्रिकल पंप इट विदाउट एनी मिक्सिंग अप ड्यू टू द डबल सर्कुलेशन, ये वेंट्रिकल क्या करेगा, बिना मिक्सिंग के डबल सर्कुलेशन के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करेगा। इसलिए क्या है, ये मिक्सअप ना हो, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड विदाउट मिक्सअप जो प्रॉपर फंक्शन करेगा, ये मिक्सअप न हो, इसलिए यहाँ पे डबल सर्कुलेशन सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन किडनी, किडनी में यूरिन फॉर्मेशन के प्रोसेस को बताना है, किडनी में यूरिन जो है वो कैसे फॉर्मेट होगा। यूरिन फॉर्मेशन इंक्लूड्स, इसमें 3 स्टेप्स होंगे। सबसे पहला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, यानी कि पहले फिल्ट्रेशन किया जाएगा, फिर सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की जाएगी, यानी कि जो पार्टिकल्स फिल्टर किए गए हैं उनको फिर से उसमें से सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का मतलब उसमें से जो भी हमारे लिए ज़रूरी है या जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है उसको रीअब्जॉर्ब कर दिया जाए। ट्यूबुलर सिक्रेशन होगा, यानी कि फिर ट्यूबुलर क्या करेगा, उसको रिलीज करवाएगा। तो सबसे पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या है, द फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड विच इज कैरिड आउट बाय द ग्लोमेरुल। ग्लोमेरुल एक नेफ्रॉन जो है, नेफ्रॉन इज द यूनिट ऑफ किडनी, किडनी एक्सक्रिएट सिस्टम की एक यूनिट है नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन का ही पार्ट क्या है, ग्लोमेरुलर होता है। ग्लोमेरुलर जाएगा और ग्लोमेरुलर ही क्या करेगा, फिल्ट्रेशन का काम करेगा। द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज ब्लड प्रेशर क्यूज फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड, इसी के कारण जब ब्लड आता है तो इसकी जो कैपिलरीज हैं, इसकी जो ब्लड वेसल्स है उस पर प्रेशर आएगा और प्रेशर की वजह से वो फिल्टर होएगा। द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज आर नैरोअर देन दैट ऑफ अफरेंट रेनल आर्ट्रियोल्स, यानी कि जो भी ग्लोमेरुलर की जो वेसल्स हैं या कैपिलरीज हैं वो नैरो हैं एज कंपेयर टू रेनल आर्ट। अब रेनल क्या है, रेनल आर्ट्रियल्स में से ब्लड आएगा किडनी के अंदर, और किडनी में क्या है, छोटे छोटे यूनिट्स हैं जिसको हम नेफ्रॉन कहेंगे, और वहाँ से क्या आ जाएगा, किसके पास आएगा ब्लड, ग्लोमेरुलर के पास। अब ग्लोमेरुलर की क्या है, जो कैपिलरीज है वो नैरो है एज कंपेयर टू रेनल आर्ट्रियोल्स, तो क्या होगा, उसमें प्रेशर ज़्यादा होगा। कि मान लीजिए एक ये पाइप है, इसके आगे मैं एक नैरो पाइप को जॉइंट करता हूँ, तो क्या होगा, इसके मुकाबले इसमें प्रेशर ज़्यादा होगा। तो प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से क्या है, ड्यू टू द हाई प्रेशर
that there is a continuous process of filtration under pressure called the ultrafiltration। इसी को, इस प्रेशर की वजह से जो फिल्ट्रेशन हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। द अमाउंट ऑफ द फिल्ट्रेशन फ्रॉम फॉर्म्ड बाय बोथ द किडनी पर मिनट, अगर हर मिनट में यानी कि लगातार जो फिल्ट्रेशन चल रहा है और जितना भी फिल्ट्रेशन हुआ है एक मिनट में, उसको हम कहते हैं ग्लूम रूलर फिल्ट्रेशन रेट। नेक्स्ट है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन है द ग्लूम रूलर फिल्ट्रेशन द बोमन कैप्सूल। अब मैं एक यहाँ डायग्राम आपको बना के ही दिखा देता हूँ। ये जो है ये आपका ग्लूम रूलर है और ये जो आपका बोमन कैप्सूल है। अब यहाँ से रेनल आर्टरियोस से जो ब्लड आता है वो इसके अंदर आएगा, ये नैरो होने के कारण यहाँ पे प्रेशर होता है। अब ये क्या करेगा, यहाँ से बोमन्स कैप्सूल के पास जाएगा, इज ऑलमोस्ट आइसोटोनिक टू द ब्लड प्लाज्मा। आइसोटोनिक ब्लड प्लाज्मा मीन्स क्या किया जाएगा कि इस ब्लड में से जो सब्सटेंस जैसे कि एमिनो एसिड है, सोडियम है या फिर ग्लूकोज है, उसको क्या कर लिया जाएगा, मतलब कि एक तरह से फिल्ट्रेशन करेगा, ये फिल्टर करेगा। एक कंपैरिजन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ फिल्टर फॉर्म्ड पर डे विद दैट ऑफ द यूरिन रिलीज, यानी कि एक दिन में लगभग 180 लीटर जो है वो क्या किया जाता है, फिल्टर किया जाता है ब्लड। ठीक है, उसमें फिल्टर किया जाएगा और उसको यूरिन को रिलीज किया जाएगा। दस 99% ऑफ फिल्ट्रेट हैज़ टू बी रीअब्जॉर्ब बाय द रेनल ट्यूबल्स। रेनल ट्यूबल्स क्या करते हैं, 99% जो फिल्ट्रेट हुआ है जो भी ब्लड, उसको क्या कर दिया जाएगा, रीअब्जॉर्ब किया जाएगा और इसी प्रोसेस को रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। इसमें क्या होगा, ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, सोडियम आयंस हैं, इनको क्या कर दिया जाएगा, इन द फिल्ट्रेट आर रीअब्जॉर्ब्ड एक्टिवली विद नाइट्रोजनियस वेस्ट एब्जॉर्ब पैसिवली। इसमें से इन चीज़ों को तो एक्टिवली क्या कर लिया जाएगा, रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और जो भी नाइट्रोजनियस वेस्ट है उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको पैसिवली यानी कि उसको आगे रिलीज कर दिया जाएगा। ट्यूबुलर सिक्रेशन इज अपोजिट टू द ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। इसी का अपोजिट है, इसका अपोजिट ट्यूबुलर सिक्रेशन। अब क्या किया जाएगा, इट हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ आयनिक एंड एसिडिक बेस। अब ये क्या करेगा, बॉडी में एसिडिक और बेस को बैलेंस बनाएगा, क्योंकि एमिनो एसिड है, कोई भी बॉडी में हार्मफुल सब्सटेंस है, उसको क्या करते हैं, बैलेंस बनाने का काम करता है, ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है ये। ठीक है, तो ये क्या करेगा, आयनिक एंड एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड के अंदर ये एसिड और बेस का क्या है, बैलेंस बनाएगा। ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन सेल सीक्रेट सब्सटेंस। जब यूरिन फॉर्मेशन होता है तो कौन कौन से सेल जो है वो सीक्रेट करेंगे, क्या क्या करेंगे, एच आयंस, पोटेशियम आयंस एंड अमोनिया इनटू द फिल्ट्रेट, और ये क्या करेंगे, उसको फिल्ट्रेट कर कर और बॉडी से रिलीज कर दिया जाएगा। ये आपका था लास्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन ऑफ किडनी। ओके, थैंक यू।